वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। आज हम आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जिस स्ट्रैटेजी ने हमें मदद की है कि कलेक्टिवली हम 14 बार सीडीएस एग्जाम क्लियर कर पाए एंड देन वी हैव 7 recommendations टू आवर क्रेडिट। सो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रही हमारी कि हम लगातार ये एग्जाम क्लियर कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में आता क्या क्या है। सो फॉर दैट we need to understand कि CDES exam में for OTA people there is two paper that they have to give, English और General Studies का पेपर देना होता है, and for IMA people English, General Studies and Mathematics, all three papers of 2 hours each। अब क्या है, इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज में 120 क्वेश्चंस आते हैं और मैथमेटिक्स में only 100 questions are there। So for English, we have to aim 75 to 80 marks to for sure clear the cutoff। ये हमारा एम होना ही चाहिए कि इतना हमारा आए ही कि हम कट ऑफ को क्लियर कर पाए। अब जनरल स्टडीज में कितना 40 मार्क्स से ऊपर आप एम करें तभी आप 35 to 40 लेके आ पाएंगे, और मैथमेटिक्स में 55 to 60। बट फॉर दिस मैं एक क्वेश्चन के साथ बताना चाहूंगी कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल अब ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है या जनरल स्टडीज के इतने सारे सब्जेक्ट्स में से मेरा स्ट्रांग है या मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। सो दैट इज हाउ यू विल हैव टू प्रोसीड। अब सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इन सब्जेक्ट्स में से सबसे बेटर इनपुट आउटपुट रेशियो है इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें अगर आप थोड़े एफर्ट्स के साथ काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे खराब इनपुट आउटपुट रेशियो है जनरल स्टडीज का, दैट इज व्हाई यू कैन सी इट फ्रॉम द स्कोर इटसेल्फ, एंड मैथमेटिक्स इज इंटरमीडिएट आई वुड से। ओके, सो आपको इंग्लिश का कैसे प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो इंग्लिश में क्या है कि फर्स्ट स्टेप दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इज फॉलो दीज 3 स्टेप्स। फर्स्ट में क्या है कि हमें पहले तो सारे रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स में क्या क्या आ गया, जैसे कि नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, देन व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड देन देयर आर मल्टीपल अदर टॉपिक्स व्हिच आर देयर अंडर द रूल्स दैट वी हैव टू स्टडी। और अलोंग विथ हमें उसके एक्सेप्शंस भी पता होने चाहिए कि क्या एक्सेप्शन कहाँ होता है। ये सब दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू फॉलो। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड व्हाट विल बी आवर सोर्स फॉर प्रैक्टिस, PYQs फ्रॉम 2020 आई वुड से टू 2025 एज वी आर एमिंग फॉर 2026। ओके, अब कैसे हम पेपर को डिवाइड करते हैं। पहली सबसे डिफिकल्ट चीज जो लोगों को लगती है कि वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स। मतलब मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बात कर चुकी हूँ, तो मुझे सुनने में आता है कि एग्जाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बट पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है। हमें बेसिक तो अपने स्ट्रॉन्ग किए ही नहीं, तो फिर हम पैटर्न को ब्लेम करने लगते हैं। तो अब जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, पहले वो ऑप्शन वाइज के फॉर्म में आते थे, अब वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं। पहले वो सिनोनिम एंटोनिम्स के फॉर्म में आते हैं, अब वो होमोनिम्स के फॉर्म में आते हैं। अगर हमने कोई भी वोकैबुलरी पढ़ी है, अगर हमने उसका स्पेलिंग ढंग से पढ़ा है, उसका मीनिंग हमें पता है, हमें उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पता है, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अटेम्प्ट द पेपर, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट आए और कितना ही इजी आए। वो इंग्लिश की जगह आपको फ्रेंच तो पूछने वाले नहीं है। तो दैट इज व्हाट फर्स्ट थिंग, सिनोनिम एंटोनिम्स होमोनिम्स इज आवर एम। और ये कैसे होगा हमारा, हमें करना है ये PYQs सॉल्व। अब PYQs भी कैसे करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसमें एक वर्ड है, कोई भी वर्ड ले लो, वो वर्ड आया, फिर उसके ऑप्शंस हैं A B C और D। अब हमें सिर्फ ये वर्ड नहीं पढ़ना है, हमें ये ऑप्शंस के मीनिंग्स भी जानने हैं, तभी हम वोकैबुलरी को होलिस्टिकली पढ़ पाएंगे। अदरवाइज वोकैबुलरी तो नेवर एंडिंग है, बट हमें उसको लिमिट करना पड़ेगा फॉर आवर प्रिपरेशन। हमें मास्टर नहीं करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने की टेक्निक को, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, एंड देन वी हैव टू डॉन द ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो कैब का वर्ड वहां से लिया,
उसका मीनिंग जाना, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जाना, स्पेलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज फिर होमोनिम्स में हम कंफ्यूज होते हैं। देन जो उसके ऑप्शंस में वर्ड हैं उनके मीनिंग पता होने चाहिए। ऑन दिस चैनल आई विल बी सॉल्विंग ऑल द PYQs, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज। फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी के आई विल बी सॉल्विंग लाइकवाइज, तो देन यू कैन फॉलो हियर ऑल्सो। अब सिनोनिम एंटोनिम्स होमोनिम्स हो गया, तो नेक्स्ट इज स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर कैसे होगी? अगर हमें ये रूल्स अच्छे से पता होंगे तो हम स्पॉटिंग द एरर्स भी अच्छे से कर पाएंगे। देन सेकंड इज PQRS एंड S1 S6। इसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा होता है। अगर आप मतलब इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस। देन थर्ड इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब नाउ अगेन पीपल आर सेइंग कि पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत अच्छे से पढ़ा है कि क्या नाउन होता है, कहाँ किस पोजीशन पे रखा है अगर कोई वर्ड, तो वो नाउन हो सकता है। कहीं और पोजीशन उसकी चेंज हो गई तो वो वर्ब हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो फिर वो चाहे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आए या फिर ऑप्शंस के फॉर्म में आए, वी विल बी एबल टू डू इट। नाउ द सेकंड थिंग इज क्लोज कॉम्पोजिशन। क्लोज कॉम्पोजिशन अगेन हम वही पैसेज वाला पार्ट हो जाता है। ये पैसेज और क्लोज कॉम्पोजिशन इज ऑलमोस्ट सेम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगेन आई विल बी डूइंग दैट ऑन दिस चैनल एज वेल। All English and general studies, most of the times I will be solving papers. Then we have idioms and phrases and S1 S2 correlation. अब ये सब हमें कैसे समझ आएंगे? ये तो never ending चीजें हैं, these idioms and phrases और S1 S2 कोरिलेशन। तो ये हमें PYQs करने हैं, एंड नॉट जस्ट ऑफ CDS बट ऑफ NDA एज वेल। NDA के भी PYQs करेंगे, तो हमारा थोड़ा होलिस्टिक व्यू आएगा कि क्या क्या आ सकता है पेपर में, और थोड़ा हमारा बेस बढ़ेगा, है ना। अब ये दो स्टेप अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किए, तो हमारे पेपर में हमारे 75 to 80 मार्क्स आ जाएंगे for sure, because I have scored 79 to 80 marks almost all of my papers. Initially I was not scoring, but then I understood what I have to do, तो फिर मैं 75 to 80 रेंज में ऑलमोस्ट आ रहे थे। The third step which I did not follow was read and read, because I'm not that good at reading. So if you follow this step, if you read newspapers and novels, then you can cross 80 plus, and which will help you, मतलब इतना पास आ जाओगे आप कट ऑफ के कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दिस विल बी फॉर इंग्लिश। नाउ हमारी जनरल स्टडीज की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अब जनरल स्टडीज में देर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, अब हमें उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि ये सब्जेक्ट्स हमें पहले करना है, ये दूसरे नंबर पे करना है, ताकि हम एक स्ट्रीमलाइन कर सके हमारी प्रेपरेशन। अब सबसे पहले क्या करना है हमें? साइंस। साइंस को फोकस करना है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स 30 क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं, और इसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है। अब इसका हम सोर्स क्या है? 9th and 10th NCERT, विच अगेन हम इसके PYQs तो करेंगे ही इस चैनल पे। PYQs अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs। यू विल अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। वी एक्चुअली डोंट नो कि हमें PYQs एनालाइज कैसे करने होते हैं। दैट इज वाई हम फंसे रहते हैं उस लूप में कि हमारा एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होता, विच वी विल लर्न। ओके, फिर सेकेंड है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऑल्सो होल्ड इम्पोर्टेंस, नॉट जस्ट फॉर द रिटन एग्जाम बट फॉर SSB एज वेल। तो सेकेंड नंबर पे हम इम्पोर्टेंस देंगे करंट अफेयर्स को। और करंट अफेयर्स के डोंट डू डेली करंट अफेयर्स, आई वुड सजेस्ट, उसका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं है। तो हम मंथली करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। Monthly current affairs are good. There are various channels which are available. You can follow that. And if you want me to create some videos, I can do that for you as well. Now, third number पे जो हमारा priority होना चाहिए, which is polity. Polity में again, there are almost 20 questions. Polity में there are, okay, for current affairs, there are almost 15 questions which comes. I forgot to mention. Then in polity, there are almost 20 questions which comes in the paper.
सो इसको हम कहाँ से, इसका हमारा सोर्स रहेगा लक्ष्मीकांत। एंड लक्ष्मीकांत हमें सीएससी एस्पिरेंट्स की तरह नहीं पढ़नी है, हमें सीडीएस एस्पिरेंट की तरह पढ़नी है। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, कुछ चैप्टर्स, सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं लक्ष्मीकांत के। देन वी हैव हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी 15 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं इन सीडीएस एग्जाम। अब ज्योग्राफी का हमारा सोर्स रहेगा क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी, विच इज द बेस्ट सोर्स आई वुड से। कि इससे बाहर तो आप जाइए ही मत, इतना ही आपके लिए बहुत है। एंड पीवाईक्यूज तो मस्ट है सब सब्जेक्ट्स के लिए, आई एम नॉट रिआइट्रेटिंग इट अगेन एंड अगेन। सो आप पीवाईक्यूज को तो भूलिए ही मत। देन fifth subject is economics. Again, sometimes 5 questions, sometimes 10 questions आते हैं economics के। I would say कि economics again आप मृणाल सर की वीडियोस देख सकते हैं, और there are various videos available on other channels as well, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। देन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमारा सोर्स रहेगा इसमें अगेन 10 क्वेश्चंस, 5 to 10। आई वोंट रियली कोट कि कितना आता है, बट ये कलेक्टिवली 20 क्वेश्चंस कह सकते हैं हम, आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री में। ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा सोर्स रहेगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमें पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ उसका समरी पार्ट पढ़ना है फ्रॉम यूनिट 9 to 20, सिर्फ इतना पढ़ना है एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मिडिवल हिस्ट्री थीम्स एनसीईआरटीज। ये करना है एंड वी विल बी गुड टू गो। अब मैं important चीज अगेन reiterate करूंगी, PYQs and PYQs is what you have to do, which will help you sail through the exam. Even if you just do PYQs from 2020 to 2025 thoroughly, how we'll be doing it on this channel, you will be able to achieve 80% near your cutoff just by the PYQs. फिर आपको पूरा सिलेबस भी उतना अच्छे से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको पीवाईक्यूज करने हैं, एनालिसिस उनका अच्छा करना पड़ेगा। जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस अच्छे से कर लोगे तब आप सिलेबस के थ्रू करोगे तो सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा जो भी आपको करना है। एंड प्लीज फॉलो दिस ऑर्डर ऑफ योर प्रेपरेशन, इसी ऑर्डर में आप अपनी प्रेपरेशन करना, यही प्रायोरिटी रखना। एंड आई विल गिव व्हाट आई डिड। मैंने ये 3 सब्जेक्ट्स कभी नहीं किए पेपर के लिए, बट स्टिल आई स्कोर्ड 45 प्लस इन द एग्जाम। सो ये मैं बहुत कॉशन के साथ कहने चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। तो मेरे लिए ये बहुत एक इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। दैट इज वाई मैं इस पे एक रिस्क ले लेती थी कि इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री नहीं करके जाती थी। But if you are an humanities student, if you are a humanities student, sorry, so then आप ये subjects करके ही जाओ, because आपको that is your forte, तो ये आपको करने चाहिए। So that is it for general studies. Now we move on to mathematics. This is the strategy which my fellow mate has shared with me. So हमें कैसे करना है? First of all, मैथमेटिक्स में क्या है कि हमें स्टडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो और वो प्लेलिस्ट आपको हेल्प करेंगी एग्जाम और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में। वो आपने जब कर लिया एक बार, फिर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस द PYQs, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2018 से 2025 तक के PYQs आपको करने हैं। आई एम अगेन reiterating, PYQs is the key. Now this is the strategy which I shared with you, जो आपको फॉलो करनी चाहिए for English, for general studies and for mathematics. Now again everyone asks, keep on asking me कि इतने आपने एग्जाम क्लियर किए तो आपका शेड्यूल क्या रहता था? मैं कभी एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं फॉलो किया है। मैंने एक ऐसा टाइप का शेड्यूल फॉलो किया है जिसमें मेरे ब्रेन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं चलना पड़े। अगर आपका ब्रेन को बहुत स्ट्रिक्टली चलना पड़ता है तो वो बहुत प्रोक्रेस्टिनेटिंग मोड में आ जाता है,
और काम नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे 3 स्लॉट्स बनाती थी। वन इज़ मॉर्निंग स्लॉट, देन आफ्टरनून स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट। चाहे फिर अगर आप 7 बजे उठते हो तो फिर आप 3 स्लॉट कर लीजिए 7 बजे से लेके जब तक भी आपको करना है। चाहे बीच में कितना भी ब्रेक लीजिए, बट यू हैव टू डू 3 आवर्स फॉर श्योर। अब डोंट फिक्सेट yourself from 7 to 11. Don't make a timetable like this because you will not be able to follow it after a week. I'm damn sure about it. So make a timetable, broader timetable, that morning shift में मुझे English करनी है. I used to do this. This is my timetable which I followed. Morning shift में I did English. Then in afternoon 3 hours, चाहे वो फिर आप 2 बजे से शुरू करो या 12 बजे से. That is your choice. 3 hours afternoon shift where I did GS. कभी geography कर लिया, polity कर लिया, current affairs कर लिया. That is what I used to do in afternoon shift. And then evening shift only for 2 hours, which I used to dedicate to revision and practice. Practice is again PYQs, PYQs, and PYQs. Alright, so that is the end of my video today. So thank you everyone. I hope you liked the strategy, and this is one of our first. This is our first video. So I will be sharing my PYQ strategy, and again I will be doing all the PYQs and create a playlist for you which will be helpful for you in the future, my future 4Gs